नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया और मेरा नाम युवराज। आज हम मॉडल स्टेट की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बात करेंगे। मॉडल स्टेट और कोई नहीं, गुजरात। आज हम गुजरात के कैसे एक शिक्षा क्षेत्र में कैसे विकास हो रहा है, जो हम पेपरों में देखते हैं, जो हम ग्राउंड रियलिटी में देखते हैं, उन दोनों चीजों में कितना अंतर है। आज हम वही चीज के ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ युवा आंदोलनकारी और नेता युवराज सिंह जाडेजा सर हैं और हमारे साथ टेट टाट उम्मीदवार दिलीप जी। आज हम इन दोनों से यही बात करेंगे कि गुजरात की शिक्षण व्यवस्था में क्या तकनीकी रूप से खराबी है, कमियां हैं और कैसे इनको सुधारा जा सकता है। सरकार उच्च कदम उठा सकती है जो कि नहीं उठा रही इतने सालों में, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट ना हो टीचरों में, और भी जो चीजें हैं वो हम चीजों के रिलेटेड बात करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे युवराज सिंह जाडेजा से। जी सर। पेपर लीक के मुद्दे के रिलेटेड आपका क्या कहना है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि अभी रिसेंटली नीट यूजी जो एग्जाम हुआ उसमें गोधरा से जय जलाराम स्कूल बहुत हाईलाइट हुआ कि कैसे नीट के वहां पर पेपर फूटने के चांसेस हुए हैं जी। और भी बहुत सारे ऐसे पेपर लीक्स हैं जिसके कारण बहुत सारे छात्र तकलीफ में आए, जो इतने डेडिकेशन से, हार्ड वर्क से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं दिन रात, तो उनके लिए ये किस तरीके से नुकसानदायक है? दरअसल देखा जाए तो आपने जिस बात का उल्लेख किया वो है गोधरा जय जलाराम स्कूल का। वो जो मुद्दा था वो यहाँ पे नीट की जो एग्जामिनेशन हुई थी उसमें सेंटर हाईजैकिंग का मुद्दा था। वो एक यहाँ की गुजरात की जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसकी जो लीकेज होता है, जो पेपर लीकेज होता है, उसकी एक एमओ है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी लोग पेशेदार है वहाँ पे वो सेंटर को वो चूज करते हैं और उसके बाद वो सेंटर को हाईजैक कर लेते हैं। सेंटर का हाईजैकिंग मतलब कि वहाँ पे आप पैसे देकर आपका जो पेपर होता है उसको आप बाहर से सोल्व करवा सकते हो। और कुछ चुनिंदा बच्चे होते हैं, कुछ चुनिंदा प्रत्याशी होते हैं कि उसको सीधा पेपर का आंसर ही मिल जाता है। वहाँ पे भी ऐसे ही एक घटना हुई थी कि गुजरात में गोधरा में जो जय जयराम स्कूल है वहाँ पे सेंटर हाईजैकिंग हुआ था और करीबन 30 से ज़्यादा बच्चों को वहाँ पे नीट की परीक्षा पास कराने का कमिटमेंट दिया गया था। और उसका कमिटमेंट ये था कि हम किसी भी तरह से आपके पास जो पेपर आएगा उसके आंसर हम सोल्व करके आपको दे देंगे। और उसके लिए उसने वहाँ पे एक सोल्वर गैंग जो होती है वो भी एक रखी थी कि जैसे ही पेपर आएगा उसको हम जो केमिस्ट्री के टीचर हो गए, जो बायोलॉजी के टीचर हो गए, उसके पास सीधे क्वेश्चन सोल्व करा के अपने जो लोग हो गए उसको हम दे देंगे। इस तरह की ये होती थी। और दरअसल देखा जाए तो पिछले 10 सालों में 2014 से लेके 2024 तक गुजरात में 33 पेपर है जो लीक हुए हैं। और दरअसल देखा जाए तो 18 पेपर ऐसे है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए हैं और 18 पेपर जो है उसमें से करीबन 13 या 14 पेपर में एफआईआर दर्ज हुई है। हमारे पास ऐसे भी पेपर लीकेज के कई सारे एग्जाम्पल है जिसमें एफआईआर दर्ज की हुई है और उसके बाद जो पेपर लीकेज हुए हैं उसमें एग्जाम कैंसिल करने की नौबत आ चुकी है। लेकिन इसके साथ ही मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की और इसके साथ ही यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, जो स्कूल के एग्जाम बोलते हैं, उसमें भी पेपर लीकेज सबसे ज़्यादा होता है। करीबन 14 से 15 ऐसे पेपर है जो यूनिवर्सिटी के भी लीक हुए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता था कि जो भी पेपर लीक होता था तो उसमें यहाँ की जो रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी है वो पेपर को कैंसिल कर देती है और इसके बाद वो दोबारा से एग्जामिनेशन लेती थे। लेकिन जो सिस्टम में जो लीकेज है उसको कभी भी उसको देखा जाए तो सिस्टम में बहुत सारे लूपहोल्स है, लेकिन सिस्टम को शुद्ध करने का काम, सिस्टम को ठीक करने का काम कभी भी यहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी ने नहीं किया। और पेपर जो लीक होते थे उसमें जो मास्टरमाइंड होते थे वो भी मास्टरमाइंड यहाँ की जो रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी है यानी कि भाजपा, उसी के साथ जुड़े हुए थे। कई बार हमें देखा गया है कि यहाँ की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो कराती है, वो जो कंडक्ट करती है वो एजेंसी के आदमी होते थे। जो यहाँ पे अलग अलग बोर्ड है लाइक दैट जीपीएससी, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद गौण सेवा पसंदगी मंडल, उसके बाद पंचायत सेवा पसंदगी मंडल,
तो उसके जो अध्यक्ष होते थे, उसके जो बोले जाते थे वो जो उच्च अधिकारी जिसको हम बोलते हैं, वो उच्च अधिकारी इस लीकेज के साथ शामिल होते थे। लेकिन आज तक किसी भी एक नॉट ए सिंगल पर्सन, किसी को भी सजा नहीं हुई, किसी को भी हम कटघरे में ला नहीं सके। ये हमारा लेक ऑफ है, ये हमारा सिस्टम का सबसे ज्यादा डाउनफॉल यही है कि हम गुजरात में देखा जाए तो पिछली बार मैंने आपको बताया कि 2014 से 2024 तक 33 पेपर यहाँ पे लीक हुए। ये बोलते हैं कि गुजरात का मॉडल हम पूरे देश में प्रस्तावित करना चाहते हैं, लेकिन ये कैसा मॉडल है? रियलिटी ऑफ गुजरात मॉडल देखा जाए तो ऐसा है कि यूपी में पेपर फूटता है। यूपी में थोड़े दिन पहले हाँ पुलिस कर्मी का जो पेपर था वहां पर भी एक एलआईडी लोक रक्षक दल की ही भर्ती होने वाली थी। करीबन 50 लाख स्टूडेंट ये एग्जाम दी थी और उसका पेपर जो यहाँ पे सेट किया गया था, यहाँ की गुजरात की ही जो कंपनी है एजुसेट करके, वो एजुसेट सॉल्यूशन जो है वो यहाँ अहमदाबाद में ही है और अहमदाबाद से ही पेपर वहाँ से होकर जाता था। लेकिन पेपर लीकेज वहां से ही हुआ। लेकिन आज तक किया क्या? बिहार में यही कंपनी वहां पे ब्लैक लिस्ट है, गुजरात में भी ब्लैक लिस्ट हुई थी, लेकिन यूपी में उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ये कैसा मॉडल है? आप बिहार में उसको पेपर लीकेज की वजह से या कोई और धांधली की वजह से उसको ब्लैक लिस्ट कर देते हो इसी कंपनी को, और यूपी में और इसको आप कंटिन्यू करते हो, इसको आप ऑर्डर देते हो, इसकी एजेंसी को ही ऑर्डर मिलता है। दरअसल देखा जाए ना तो पेपर लीकेज का मॉडल यहाँ पे गुजरात में अग्रेसर मॉडल है। पूरे भारत में ऐसा बोला जाता है कि 77 पेपर लीकेज हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पेपर लीकेज कहाँ पे हुए हैं? सबसे ज्यादा पेपर लीकेज हुए गुजरात में, 33 पेपर यहाँ पे लीकेज हुए हैं। तो यहाँ का अग्रेसर जो मॉडल है गुजरात का, रियलिटी ऑफ गुजरात मॉडल जिसको बोलते हैं हम, वो है पेपर लीकेज का मॉडल जो हम पूरे देश में प्रस्तावित कर रहे हैं। आपने जैसे एजुटेस सॉल्यूशंस की बात की, वो कंपनी जो बहुत सी जगहों पे ब्लैक लिस्टेड है क्योंकि बहुत से पेपर फूट जितने हुए उनमें उसका डायरेक्ट कनेक्शन बताया जाता है और उस कंपनी को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि एक तरीके से ये पैटर्न बन गया है भाजपा सरकार का कि वो सिर्फ बोलती है कार्रवाई चल रही है बट कुछ हो नहीं रहा? ये एक ऐसा पैटर्न और एक ऐसा मॉडल सेट हो रहा है कि जहां से हम भ्रष्टाचारियों की पैदा कर रहे हैं। आप समझ लिए, जो भ्रष्टाचार से सिस्टम का भाग बनना चाहता है वो सिस्टम में आके करेगा क्या? भ्रष्टाचारी तो करेगा। ये जो सारे लोग हैं जो पेपर लीकेज के माध्यम से, ये तो नीट का बात सामने आया या और पेपर लीकेज की जो घटना है वो सामने आई, ऐसी तो कई घटनाएं होगी जो सामने भी नहीं आई होगी और कई बंदे ऐसे जो पेपर लीकेज के माध्यम से उसके लाभार्थी यहाँ की जो सिस्टम होती है उस सिस्टम में सेट हो गए होंगे। ये मॉडल है, ये गुजरात का मॉडल है और ये जो एस्टेब्लिश किया जाता है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ के यूपी में कॉन्ट्रैक्ट किसकी वजह से मिलता है? यहाँ के यूपी के राज्यपाल कौन है हम नहीं जानते, सभी को लोग पता है कि यूपी के राज्यपाल कौन है। हम जानते हैं कि बाहर के राज्यों में जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं गुजरात की ओर से, यहाँ की जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं वो यहाँ की जो रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी है उसके साथ गठबंधन करके उसको फंडिंग देके उसको पेपर सेट कराने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिलता है। उसके अलावा तो मिलता नहीं। अभी एक एग्जामिनेशन हो रहा है जिसमें एग्जामिनेशन का प्रोसेस का भाग है CBRT, कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट। यहाँ पे गौण सेवा पसंदगी मंडल की अलग अलग जो भर्तियां निकाली गई थी उसमें अभी ये मॉडल है अप्लाइड है। तो CBRT का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला? CBRT का कॉन्ट्रैक्ट मिला TCS को, टाटा कंसल्टेंसी। और टाटा कंसल्टेंसी कौन है? जो PM केयर फंड में फंड देती है, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को फंड देती है। और अभी एग्जामिनेशन प्रोसेस में जो CBRT लागू किया गया, वो CBRT पद्धति जो यहाँ की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो दरअसल लाई कहां से? TCS से लाई ना। क्यों इसे सेट किया गया? क्योंकि उसको पैसा कमाना चाहते हैं, यहाँ के कॉर्पोरेट को ये बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन अभी उसमें धांधली सामने आई, उसमें अभी प्रोटेस्ट चल रहा है फॉरेस्ट एग्जामिनेशन का। जो बीट गार्ड की एग्जाम है उसका यहाँ प्रोटेस्ट गुजरात में चल रहा है। प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि जो एग्जामिनेशन प्रोसेस थी CBRT कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट, दरअसल वो कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट नहीं था, वो कौभांड बेस्ड रिक्वायरमेंट टेस्ट था।
कोबान बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट शायद इसको बोले तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो सेट की गई प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लेते हैं, हम अपने मार्क नहीं जान सकते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं उसका कैंडिडेट था तो उसका कैंडिडेट होने के नाते मैं अपने मार्क जानना चाहता था, तो मुझे अपने मार्क दिखाई नहीं देते, मुझे औरों के भी मार्क नहीं दिखाई देते। आपके पास हमने जब नीट का एग्जाम्पल दिया तो नीट में क्या था, नीट में 1500 ऐसे लोग थे, 1563 ऐसे लोग थे जिसको ग्रेसिंग मार्क दिया गया था। जब उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तब सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने बताया कि आप उसको ग्रेसिंग नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उसका टाइम लॉस हुआ है और टाइम लॉस के बिहाफ में आप उसको मार्क नहीं दे सकते, आपको उसका एग्जामिनेशन रीनीट करवाना पड़ेगा, और रीनीट उसमें हुआ भी क्योंकि आप उसमें ग्रेसिंग नहीं। यहाँ गुजरात गवर्नमेंट में भी ऐसा हुआ क्योंकि टाटा कंसल्टेंसी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसमें बहुत बड़ी धांधली सामने आई, क्योंकि वो जो ये कंपनी है वो इंग्लिश या हिंदी माध्यम में ही वो लैंग्वेज में प्रीफर करते हैं, जो लैंग्वेज बैरियर आता है उसमें यहाँ के जो पेपर होता है वो गुजराती लैंग्वेज में होता है। तो उसके कारण क्या हुआ कि टीसीएस ने जो पेपर सेट किया था वो इंग्लिश और गुजराती से जो क्वेश्चन जो हायर किए थे उसका ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेशन से ट्रांसलेट करके सीधा ही रख दिया। तो दरअसल देखा जाए तो उसमें ट्रांसलेशन मिस्टेक आई, टेक्निकल ग्लिच भी बहुत ज्यादा आई, लेकिन टीसीएस उसको अच्छा नहीं कर पाया और उसका लॉस हमारे स्टूडेंट को हुआ। इसलिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपने किस तरह से टीसीएस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। जब बोला गया था कि भाई ये टीसीएस कंपनी है, खूब प्रतिष्ठित है, हम पारदर्शिता पूर्वक इसकी जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो करवा सकते हैं, जो भी प्रोसेस रहेगी वो ट्रांसपेरेंट रहेंगी, पेपरलेस एग्जामिनेशन होगा, फास्ट एग्जामिनेशन प्रोसेस होगा। लेकिन 2022 की एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आउट हुआ था, 2024 में 4 लाख बंदों ने इसमें एग्जाम दिया था। 4 लाख बंदों ने जब एग्जाम दिया फरवरी को, 2024 में जो फरवरी होता है फरवरी में उसका एग्जाम दिया गया था, 2024 में फरवरी में, आज हो रहा है अगस्त, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये कैसा का फास्ट प्रोसेस है, किस तरह का मॉडल है? ये मॉडल पूरे गुजरात में ये लोग सेट करना चाहते हैं। अपने जो कॉर्पोरेट बंदे हैं उसको ये किसी भी ओर से उसका फायदा कैसा हो ये लोग यही देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ बिजनेस करना जानते हैं। अरे स्टूडेंट का कुछ हो या ना हो, तेल लेने जाए, लेकिन अपनी जो कॉर्पोरेट कंपनी है उसका कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। उसको 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, उसको जो खुद की रिक्रूटमेंट टीसीएस ने मुंबई महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में खुद की जो रिक्रूटमेंट की थी ना उसमें 100 करोड़ का स्कैम हुआ था। जो खुद की एग्जामिनेशन प्रोसेस कंट्रोवर्सी में आ गई थी उसमें भी उसको देखा जाए तो टीसीएस अपनी रिक्रूटमेंट अच्छी तरह से नहीं कर पाई, उसको ये गुजरात के बंदों की रिक्रूटमेंट उसके सर थोप रहे हैं। दरअसल ये कॉरपोरेट को खुश करने के लिए और जो भी उसकी चुनिंदा कंपनी है, क्योंकि आपने जैसे बोला एजू टेस्ट, उसके साथ यहाँ पे सूर्या ऑफसेट है जो पेपर प्रिंट करता है, उसके साथ साथ यहाँ पे और सारी एजेंसी है जिसके हम नाम लेने जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन सारी कंपनियाँ है किसकी? सारी कंपनियाँ है भारतीय जनता पार्टी के बंदे की, या उसका कार्यकर होगा या उसका कोई जो नेता होगा भारतीय जनता पार्टी का, उसको जान पहचान वाला होगा। यहाँ पे बोलते हैं मामा भतीजावाद, ये मामा भतीजावाद की सारी कंपनियां हैं और इसकी वजह से इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। और इसके साथ हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारे जो युवा होते हैं, उसके भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो पूरा शिक्षा स्तर है, मॉडल स्टेट जिसको हम कहते हैं गुजरात में, वो सिर्फ पेपर लीक तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती है सरकारी स्कूलों में, आज वो भी मुद्दा गरमाया हुआ है। आज हमारे साथ टेट टाट के उम्मीदवार दिलीप जी भी मौजूद हैं जो अपने इस मुद्दे के ऊपर खास तौर पर विस्तार पूर्व से दर्शकों को बताएंगे। दिलीप जी, आप टेट टाट के उम्मीदवार हैं, आप बता सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में जो टेट टाट के उम्मीदवारों में एक आक्रोश छाया है सरकार के खिलाफ, वो क्यों है? जैसा कि आपने शुरुआत में बोला कि मतलब मॉडल स्टेट, तो जो गुजरात मॉडल की वास्तविक परिस्थिति है ना, उससे आज मैं आपको परिचित कराना चाहता हूँ। आपने बोला कि मतलब गुजरात के अंदर शिक्षण का क्या स्तर है। अगर देखा जाए तो टेट टाट पास उम्मीदवार लगभग 3-4 महीनों से नहीं, पिछले 1 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। हमारा मुद्दा क्या है कि हमने 6 साल तक
परीक्षा की राह देखी। सरकार ने पिछली बार जो टेट टाट की परीक्षा होती है, टेट और टाट, पिछली बार 2018 में लिया था, उसके बाद सीधा 2023 में लिया। आरटी के अंदर रूल है कि हर साल शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए और हर साल टेट टाट की परीक्षा होनी चाहिए। तो गुजरात सरकार सबसे पहले तो उसको फॉलो नहीं करती है। 5 साल के बाद हमने परीक्षा लिया, हम 5 साल तक राह देखते रहे कि इस साल आएगी, इस साल आएगी, इस साल आएगी। जब गुजरात में चुनाव था 2022 के अंदर, जब आम आदमी पार्टी को दूसरी भी सरकारें मतलब कि आने, हम जब जाहिरात किया कि मतलब अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 2022 के अंदर जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इस तरह से भर्ती करेंगे, तब सरकार को डर लगा ऐसा ना हो कि मतलब इनकी सरकार आ जाए और हमारी सरकार चली जाए। तो सरकार ने उस टाइम पे क्या किया कि हाँ ठीक है, बहुत सालों से टेट टाट की परीक्षा नहीं हुई तो हम टेट टाट की परीक्षा लेंगे। सरकार ने उस टाइम पे कहीं नोटिफिकेशन दिया और अप्रैल 2023 के अंदर टेट की परीक्षा ली और उसका रिजल्ट जून में आया। उसी तरह से टाट की परीक्षा सरकार ने पूरा नीति नियम ही बदल डाला। मतलब पहले था तो खाली एक ही पेपर होता था, सरकार ने क्या किया, टाट 1 और टाट 2 के अंदर अब की बार हम नया नीति नियम लाए, उसके अंदर प्रीलिम और मेंस सरकार ने नीति नियम बदला और 1 महीने के अंदर ही सब कुछ प्रीलिम्स भी ले लिया और मेंस भी ले लिया। लेकिन जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जितनी मेहनत की थी सब कुछ स्वीकार किया, ठीक है चलो परीक्षा आई, किसी भी तरह से पास करके हम कायमी शिक्षक बन जाएंगे। बच्चों ने तनतोड़ मेहनत की, प्रीलिम्स पास किया, उसके बाद मेंस पास किया, उसके बाद जब परीक्षा का रिजल्ट आ गया तब सबको क्या लगा कि मतलब चलो 5 साल से राह देख रहे हैं कि आने वाले समय में 2-4 महीने में अगर सरकार भर्ती करेगी तो हमको नौकरी मिल जाएगी। सरकार ने सभी के सपनों पर पानी फेर दिया। सरकार ने क्या लाया, ज्ञान सहायक नाम की एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड योजना है, जिस तरह से यूपी के अंदर शिक्षा मित्र है और इस तरह से यहाँ पर गुजरात में पहले से एक योजना चल रही थी प्रवासी नाम की। उसके अंदर तो अगर आप 12वीं पास हैं, पीटीसी बीएड किए हुए तो आपको शिक्षक की भर्ती में ले लेते थे 11 महीने के करार के ऊपर। सरकार ने उसका मॉडिफाई किया। उसमें मॉडिफाई क्या किया कि जो 10,000 सैलरी मिलती थी उसके अंदर सरकार ने 1 से 8 के अंदर 21,000 और 9 से 10 के अंदर 24,000 और 11-12 के अंदर 26,000 सैलरी देंगे। जो भी साल टेट टाट पास किए उनको हम नौकरी देने वाले। सरकार ने हमारे पूरे सपनों पर पानी फेर दिया। तभी से लेकर आज दिन तक हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको ज्ञान सहायक योजना नहीं चाहिए। हमने सपना कायमी मतलब कि परमानेंट टीचर बनने का देखा था। कोई भी स्कूल के अंदर होता है ना तो मतलब कि हम भी पढ़े लिखे थे, सभी के माता पिता पढ़े लिखे हैं। आज तक कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि मतलब कि हमको करार वाले शिक्षक ने पढ़ाया है। जितने भी कोई भी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री हो, सभी को कोई ना कोई परमानेंट टीचर पढ़ाया है, तभी आज उनके अंदर इतना गुण और कौशल मतलब वहां तक पहुंच सके। अगर एक शिक्षक 11 महीने के लिए स्कूल में आता है तो कोई भी शिक्षक होता है ना, बच्चों के साथ जो लगाव एक कायमी शिक्षक के साथ होता है ना, वो करार वाले शिक्षक के साथ नहीं होगा। क्योंकि उसको पता है कि मतलब कि मेरे को 11 महीने के बाद निकल जाना है, तो उसका ध्यान पढ़ाने में कम, दूसरी तैयारी करेगा तो दूसरा कुछ ना कुछ करेगा। तो इससे क्या होता है कि उसका बुरा असर गुजरात के आने वाले भविष्य पर पड़ रहा है। अगर देखा जाए गुजरात के अंदर सरकार ने ऐसा बोला है कि मतलब कि सरकार के आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 42,000 से ज़्यादा कायमी शिक्षकों की घट है। अगर सरकार भर्ती करना चाहे तो 42,000 शिक्षकों की भर्ती कर सकती है। और जो NAP 2020 है, सरकार ने उसका बड़े प्रमाण पर पूरी दुनिया के अंदर मतलब कि भारत के अंदर सभी स्टेट के अंदर मतलब हमने 1986 के बाद नई शिक्षा नीति में बदलाव लाया। मतलब शिक्षा नीति बहुत ही अच्छी है, 650 पेज की है, हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अगर उसको हम इम्प्लीमेंट 100% करेंगे ना, तब उसका फायदा हमारे एजुकेशन सिस्टम को मिलेगा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ मतलब कि बालक और विद्यार्थी का रेशियो 25:1 होना चाहिए, मतलब कि 25 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक। अगर उसके हिसाब से देखा जाए ना तो पूरे गुजरात के अंदर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक लगभग 1.5 लाख से ज्यादा कायमी शिक्षकों की घट है, लेकिन सरकार उसको भी फॉलो करती नहीं है। साथ साथ में गुजरात के अंदर जो नवी शिक्षा नीति में लिखा हुआ स्किल बेस्ड कोर्स, उसमें पीटी, संगीत, कंप्यूटर, आर्ट्स आ गए, इन सभी शिक्षकों की भर्ती गुजरात के अंदर 2012 से लेकर 2024 तक एक भी बार भर्ती हुई नहीं है। खाली 104 मतलब 104 कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती हुई है। सरकार यहाँ पर जब कोई भी बजट आएगा ना, सरकारी कोई कार्यक्रम हो या कोई सरकारी बजट है तो उसके अंदर बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा। मतलब की बार तो हम 55,000 करोड़ 43,000 करोड़ एजुकेशन सिस्टम के पीछे खर्चा करने वाले हैं। कंप्यूटर स्कूलों के अंदर इतनी लैब दे देंगे, इतने कंप्यूटर दे देंगे। अभी जो नया बजट है उसके अंदर सरकार ने बोला कि मतलब हम 25,000 लैब और 2.5 लाख कंप्यूटर स्कूलों के अंदर देंगे। आप खुद ही बताइए, जब स्कूल के अंदर कंप्यूटर लैब होगा, कंप्यूटर्स होंगे, LED स्क्रीन होगी, अगर शिक्षक नहीं होगा तो उसको पढ़ाएगा कौन? लगातार हम 1 साल से यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि कायमी शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए, लेकिन सरकार हमारी मांग स्वीकारी नहीं। अभी जब पिछले महीने में लगातार संघर्ष हुआ, लगातार आंदोलन हुआ, प्रेशर बना, तो सरकार ने
ऐसा मीडिया में आके बोला कि हम आने वाले कुछ महीनों में 24,700 कर्मी शिक्षकों की भर्ती करने वाले हैं। उसका एक शेड्यूल है, मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब कि पहले 11-12 की भर्ती, फिर 9-10 की भर्ती, फिर 6 से 8 की भर्ती, फिर 1 से 5 की भर्ती, इस तरह से भर्ती करने वाले हैं। उसके अंदर भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। लूप होल्स क्या है कि मतलब कि जैसे मेरा अन्य माध्यम है, तो अन्य माध्यम की भर्ती भी पिछले 6 साल से नहीं, जिस तरह से गुजराती माध्यम है उसी तरह से गुजरात के अंदर हिंदी, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी की भी स्कूलें चलती हैं। उसके अंदर 6 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। हमको लगातार बोला गया कि आपकी भर्ती आने वाली है, आपकी भर्ती पहले आ जाएगी, वो भर्ती आज तक नहीं है। उसके कारण क्या है कि कुछ उम्मीदवारों की उम्र ओवर एज हो चुकी है। अगर सरकार अभी उनकी भर्ती नहीं कर रही है, इस महीने के अंदर अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं देगी, तो कम से कम अन्य माध्यम के अंदर 10 से 12 उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे। साथ साथ में गुजराती माध्यम के अंदर सरकार पीटी की भर्ती करेगी, नहीं पता है। कंप्यूटर की भर्ती करेगी, नहीं पता है। सरकार ने ऐसा बोला कि हम 24,700 की भर्ती करेंगे, लेकिन किस तरह से करेंगे, कब करेंगे, आपको स्कूल में कब हाजिर कर देंगे, ऐसा कुछ भी पता नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं गुजरात की बात करूं ना, तो गुजरात के अंदर कोई भी विस्तार आप ले लीजिए, चाहे आदिवासी विस्तार हो, चाहे कच्छ का बन्नी विस्तार हो, चाहे जूनागढ़ में गिरबड़ा का विस्तार हो, अगर आप कोई भी विस्तार में जाएंगे ना, तो मतलब कि अभी जब 2023 का बजट गया तो गुजरात सरकार ने खुद ही बोला कि 1606 ऐसी स्कूलें हैं पूरे गुजरात में जहां पर एक ही परमानेंट टीचर है। अब आप खुद बता लीजिए मतलब कि गुजरात का मॉडल कितना अच्छा है एजुकेशन सिस्टम के लिए। दूसरी बात, जो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, माननीय शिक्षण मंत्री जी जिस जिले से आते हैं उस जिले का नाम है महिसागर। 106 ऐसी स्कूलें जहां पर मात्र एक ही टीचर है। अब खुद विचार कीजिए, अगर शिक्षण मंत्री जहां से आते हैं उनके गृह जनपद में ही 106 स्कूलें ऐसी हैं जहां पर मात्र एक ही शिक्षक है, तो गुजरात का एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है। अगर देखा जाए तो धीरे धीरे जो आपने बोला कि मतलब कि सरकार अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती कर रही है, ज्ञान सहायक योजना नाम लाई है, मतलब 11-11 महीने के करार पे हम कायमी शिक्षकों की भर्ती करेंगे। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे सरकार जो है ना, सरकार का नीति और नियत यहाँ पर स्पष्ट है कि हमको धीरे धीरे सरकारी जो सिस्टम है ना उसको धीरे धीरे खत्म करते जाना है और धीरे धीरे प्राइवेट सिस्टम को बढ़ावा देना है। प्राइवेट सिस्टम का बढ़ावा देने से क्या होगा, फायदा क्या होगा, जैसे मान लो गांव के अंदर कोई स्कूल है, पहले अगर हम देखते थे मतलब कि आरटी के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि हर 3 किलो पर एक आंगनबाड़ी और हर 5 किलो पर एक कक्षा 1 से लेकर 8 तक की प्राथमिक स्कूल होनी चाहिए। अगर अभी हम कोई भी गांव के अंदर अगर एंट्री करते हैं तो गांव के मुख्य द्वार पे कोई ना कोई प्राथमिक स्कूल अपने को देखने को मिलती है। कोई भी आप पूरे भारत में कहीं पे चले जाए प्राथमिक स्कूल तो होगी ही गाँव के अंदर। अगर उसी स्कूल के अंदर हम सभी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, सब लोगों ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की आज से पहले, लेकिन आने वाला भविष्य कहाँ पड़ेगा। सरकार की नीति क्या है कि धीरे धीरे शिक्षकों की भर्ती करेंगे, नहीं करेंगे तो करार वाली करेंगे। जैसे अभी देखा होगा 2 दिन से मीडिया में आ रहा है भूतिया शिक्षक, मतलब गुजरात के अंदर 134 ऐसे शिक्षक है जो स्कूल में पढ़ाने नहीं जा रहे। कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई छुट्टी लेकर बाहर है, मतलब कि सरकार को पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं लेकिन सरकारी पगार ले रहे हैं। तो सरकार को सबसे पहले इस पर कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी बात, सरकार अब धीरे धीरे क्या करेगी, जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है उसको बढ़ावा देगी, धीरे धीरे सरकारी स्कूल खत्म कर देगी। अभी गुजरात के अंदर 32,000 सरकारी स्कूलें हैं पूरे गुजरात के अंदर। तो सरकार का क्या है कि चलो अभी 32,000 है ना, आने वाले समय इसको घटाकर कम से कम 20,000 या 15,000 कर देना है। इसके सामने प्राइवेट स्कूल, अभी कुछ दिन पहले कम से कम 200 से ज्यादा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मंजूरी दी हुई है गुजरात के अंदर। अगर आप सरकार का आंकड़ा उठाकर देखेंगे, हर साल लगभग 1000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों को सरकार मंजूरी देती। मतलब आप स्कूल खोलिए चलाइए। स्कूल किसकी होती है, जो यहाँ के नेता होते हैं, विधायक होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनकी स्कूलें होती है। उसके सामने क्या होगा, अब जो गांव के सरकारी स्कूल है उसके अंदर कोई टीचर आएगा नहीं पढ़ाने, तो जो वहाँ के बच्चे हैं, जो उनके माता पिता हैं, अब पहले तो गांव में स्कूल होती थी, अब कैसे भी करके चलो आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, कम खाएंगे, कम खर्चा करेंगे, लेकिन बच्चे को चलो ठीक है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। उससे क्या होगा, धीरे धीरे सरकारी स्कूलें बंद हो जाएंगी और प्राइवेट स्कूलें, जिस तरह से अभी हम गांव में देखते हैं मतलब सरकारी स्कूल, आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर आपको गुजरात के अंदर सरकारी स्कूल कम और प्राइवेट स्कूल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सरकार से हमारी अभी तक यही मांग है कि अगर आप गुजरात मॉडल स्टेट बोला जाता है कि चलो सब कुछ ठीक है, बात करेंगे गुजरात के, देश के प्रधानमंत्री गुजरात से, देश के गृह मंत्री गुजरात से, बड़े बड़े उद्योगपति गुजरात से, सबसे ज़्यादा उद्योग गुजरात में, सबसे ज़्यादा जीएसटी देने वाला राज्य गुजरात। तो गुजरात में एजुकेशन सिस्टम गुजरात की जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी हालत इतना खराब क्यों है। अगर पूरे गुजरात के अंदर अगर सरकार सही में क्रांति लाना चाहती ना, तो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने का, क्योंकि कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी गांव हो, कोई भी शहर हो, उसका विकास तभी होता है जब वहाँ का एक समाज, वहाँ का एक पूरा वर्ग शिक्षित होता है। अगर हम शिक्षित ही नहीं होंगे
तो हमको क्या पता चले कि मतलब आगे जाकर हमको क्या करना है। इसी टेट टाक के मुद्दे पर युवराज सिंह जी, आपका क्या राय है कि जो ये उम्मीदवार है, एक तरफ देखा जाए दिलीप जी ने एक बात मेंशन करी स्पेसिफिकली कि कैसे भूतिया टीचर जी देखा जाता है कि कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं टेट टाट के जो जी जान लगा के पढ़ लिख कर देश में समाज में एक अच्छा भलाई का काम करना चाहते हैं, एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं, और कुछ ऐसे भी टीचर सामने आते हैं जैसे बनासकांठा से भावना पटेल या जो यूएस में रह रही है पिछले 8 साल से और सैलरी ले रही है, और उनसे जब भी पूछा जाता है तो वो बोलती हैं कि हमने एनओसी लिया है, हम यूएस में रह रहे हैं। आप उस चीज को किस तरीके से देखते हैं? दरअसल देखा जाए ना, मैं दो फेज में इसकी बात रखूंगा। एक, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ऐसा बोला जाता है कि आप डिजिटल इंडिया का, डिजिटल गुजरात का मॉडल रखते हो। तो डिजिटल गुजरात में 2012 से अभी तक एक भी कंप्यूटर शिक्षक की आप भर्ती नहीं कर पा रहे। एक बार भर्ती किया था 104 शिक्षक की उसने भर्ती किया, उसके बाद तो कोई भर्ती ही नहीं किया। तो कैसे होगा डिजिटल गुजरात, डिजिटल इंडिया जो यहाँ पे बोलते हैं स्किल बेस। और उसके साथ साथ एक दूसरा भी स्लोगन डलता है कि खेलो इंडिया का जो स्लोगन है उसमें इसके साथ साथ हम जब योग डे आता है तब हम बोलते हैं कि भाई योग में बढ़ेगा गुजरात बढ़ेगा, उसके साथ इंडिया बढ़ेगा, योग में आगे निकलेगा। हम विश्व फलक पे ऐसी बात करते हैं कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन कैसे बनेंगे जब आपके जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं उसमें ही शिक्षक नहीं है, उसमें ही गुरु नहीं है, और आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हो। यहाँ पे अभी जो यहाँ की जो विधानसभा है उसमें जो बोले गए जो आंकड़े देख ले तो उसमें बोला गया था 45,000 शिक्षकों की यहाँ पे घट है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी आप देखा जाए तो उसमें ऐसा बोला था कि 25:1 का रेशियो उसमें था। तो 25 स्टूडेंट उसमें उसके सामने एक शिक्षक होना चाहिए, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल रही है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो यहाँ पे 1 लाख नहीं 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षक की अभी यहाँ पे घट है। तो ऐसे बनेगी विश्व गुरु। खेलो इंडिया बोल रहा है, लेकिन 2012 से 2024 आ गया, एक भी जो पीटी टीचर हम बोलते हैं पीटी टीचर की भर्ती नहीं कर पाए, ऐसे कैसे होगा। लेकिन आप बैनरों में बात बहुत अच्छी करते हो कि हमको देश को गोल्ड मेडल लाना है, गुजरात को यहाँ पे ओलंपिक का भी 2036 में यहाँ पे ओलंपिक आने वाला है, गुजरात उसमें आगे बढ़ेगा। कैसे आगे बढ़ेगा? आपके जो स्कूल है उसमें पीटी टीचर नहीं है, जो उसको हम व्यायाम शिक्षक बोलते हैं वो व्यायाम शिक्षक ही नहीं है, तो कैसे आगे बढ़ेगा। आप सिर्फ हवा जो हिपोक्रेसी है, जो दम्भ है वही दिखा रहे हो, उसके अलावा तो कुछ नहीं दिखा रहे हो। और इसके साथ साथ जो भूतिया टीचर गुजरात में, तो अभी ये सामने आया कि बनासकांठा में एक अंबाजी करके गांव है, उसके पास का जो छोटा सा गांव है उसमें जो एक महिला है वो पगार उसका चलता था यहाँ से स्कूल से, जो सरकारी स्कूल है वहां से, और वो बोलती है कि मैंने तो एनओसी ले लिया था, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया था और मैं अमेरिका चली गई थी। लेकिन आप अमेरिका गई तो आपका बच्चा होगा, नो डाउट आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए या कोई भी और काम के लिए आप चले जाओ, लेकिन यहाँ के जो गांव के जो बच्चे हैं उसका एजुकेशन का क्या, आपने उसका तो कुछ सोचा ही नहीं। आज ये कुछ नया आया है कि 132 ऐसे भूतिया शिक्षक है जो गुजरात में है। 132 एक सामने है, उसके बाद 132 उसको भी ये बोल रहे हैं कि हम उसको सस्पेंड करेंगे। अच्छी बात है, आप सस्पेंड नहीं, उसको सीधा टर्मिनेट ही कर दो। उसको सस्पेंड क्यों, टर्मिनेट ही कर दो। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे जो गांधीनगर है उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने एक इनॉग्रेशन में हुआ था वो विद्या समीक्षा केंद्र में कमांड एंड कंट्रोल रूम करके उसकी रिबिन हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने कट किया था। वो इसके लिए था कि गुजरात में सारी जो सरकारी स्कूल है, जो सरकारी मॉडल है, उसके ऊपर हम उसका कंट्रोलेशन करेंगे, कमांड एंड कंट्रोलेशन सेंटर। तो कमांड एंड कंट्रोलेशन सेंटर क्या कर रहा था, उसके अधिकारियों को हम जो पगार दे रहे हैं वो क्या कर रहा था, वहाँ का जो जिले जो तहसील है उसका जो एजुकेशन का अधिकारी है वो क्या कर रहा था। बात तो यही है कि वहाँ का जो डीईओ होगा, डीपीओ होगा, वो क्या कर रहा था। आपने बोला कि यहाँ पे एक विद्या समीक्षा केंद्र है जो विद्या की जो यहाँ पे जो जितनी भी संस्था है उस पे कंट्रोलेशन करेगा, विद्या समीक्षा केंद्र उसको बोला जाता है। तो विद्या समीक्षा केंद्र इतने साल से कर क्या रहा था,
8 जिसे महीने या साल बोले गए तो उसको पगार क्यों दी? उसके साथ भूतिया हॉस्टल भी है और हमने देखा है उसमें भूतिया साला भूतिया शिक्षक यहाँ के आप आए कभी भी तो यहाँ पे हमारे सौराष्ट्र में भावनगर में उसमें तलाजा करके गांव उसमें वहाँ भूतिया हॉस्टल भी मिलेगा आपको। भूतिया जो सिर्फ जो बालक है वो सिर्फ आपको ऑन पेपर मिलेंगे लेकिन आप जहाँ पे वो स्कूल पे जाओगे तो कोई बालक आपको वहाँ पे पढ़ता नहीं मिलेगा, सिर्फ कागज पे है, कागज के अलावा कोई नहीं है। ये सब चल रहा है, आप उसको सिर्फ ये बोल रहे हो कार्यवाही पे नाम पे कि हम उसको सस्पेंड करते हैं। आपको सस्पेंड नहीं, उसको सीधा टर्मिनेट ही कर दो क्योंकि वो भूतिया है। या फिर एक ऐसा की जाए कि भाई यहाँ पे एक और रिक्रूटमेंट की जाए कि जो भूतिया शिक्षक है उसको पकड़ने के लिए हम यहाँ पे गुजरात में एक वर्ड है बुआ और बुदेव वाला, उसको सीधा रिक्रूट कर दो कि ये सब पकड़ ले कि जो भी भूतिया है उसको पकड़ा जाए। लेकिन यहाँ की जो रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी है वो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, ये तो टेट टाट वाला बोला, लेकिन आप किसी भी मॉडल में चले जाए, किसी भी फील्ड में चले जाए, नकली कांड आप देख लीजिए। यहाँ पे कराई ट्रेनिंग सेंटर करके है, जो यहाँ के जो बंदे होते हैं पुलिस रिक्रूटमेंट में जब पास होते हैं, पुलिस रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस होते हैं उसमें पास होते हैं, तो एक बंदा ऐसा था मयूर तड़वी करके जो सीधा कोई भी एग्जामिनेशन पास नहीं किया था, सीधा कराई ट्रेनिंग सेंटर जो यहाँ पे है गांधीनगर में, वहां पहुंच गया था। कैसे पहुंच गया? नकली PSI, नकली अधिकारी, डमी कैंडिडेट, डमी अधिकारी, डमी डुप्लीकेट CMO अधिकारी, यहाँ पे सब मिलते हैं। नकली का राज चलता है, नकली की यहाँ पे भरमार है। जो चाहिए वो MLA होता है, उसका जो PA होता है वहां पे वो भी हमें नकली मिलता है, ऐसा है। नकली घी, नकली खान पात की चीजों का तो कोई कुछ बोलना ही नहीं है, लेकिन उसका तो लिस्ट बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन ये देखा जाए कि पूरा जो कंट्रोलेशन होना चाहिए गुजरात गवर्नमेंट का, लेकिन वो होता ही नहीं है। यहाँ पे जब भी प्रोटेस्ट होता है तो क्या करते हैं, बच्चों पे लाठियाँ चलाते हैं, बच्चों को घिसाटा जाता है, बच्चों को हम बोलते हैं ना कि भाई गुजरात गवर्नमेंट के गुजरात सरकार का एक बार ये स्लोगन था कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम बोलते थे कि यहाँ की जो महिला है उसको हम आगे ले जाना, वुमन एम्पावरमेंट हम उसको बोलते थे, वुमन एम्पावर, महिला सशक्तिकरण हमें करना है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। उसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्लोगन से हम गुजरात में कैंपेनिंग चलाते थे। लेकिन जब कोई भी बेटी अपने हक मांगने के लिए, अपना न्याय मांगने, जस्टिस के लिए जब रोड पे निकलती है तो उसको घसीटा जाता है, उसको लाठी चार्ज किया जाता है, उसको पुलिस डराती है, आप क्यों आते हो, गांधीनगर में नहीं आने का, चले जाओ, आपको कोई रोजगार नहीं मिलेगा। अभी भी एक कैंपेनिंग चल ही रहा है, आप भी जानते होंगे, हर घर तिरंगा। दरअसल देखा जाए तो तिरंगा जो है वो हमारी आन बान शान का प्रतीक है, हमें उस पर नाज है, हम सभी को नाज है, तिरंगा हमारे दिल में है। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट को दरअसल देखा जाए ना तो गुजरात गवर्नमेंट को अभी जो कैंपेनिंग शुरू करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरियत लगती है वो मुझे ये लगती है कि उसको हर घर रोजगार एक कैंपेनिंग स्टार्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी कोई बंदा होगा जो मध्यम वर्ग से, गरीब वर्ग से होगा, वंचित वर्ग से, शोषित वर्ग से जो भी बंदा होगा, उसके घर में जो हम रोजगारी देंगे तो उसका घर में जो भी अंधकार होगा वो उसकी रोजगारी से दूर हो जाएगा। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, ये लोग उसमें ही सीधा देखा जाए तो ताइफा हम जिसे बोलते हैं उसमें यही लोग हमेशा आगे रहते हैं। तो मेरा आखिरी सवाल दिलीप जी से और युवराज सिंह जी से यही रहेगा, जो हमारा एक अभी उजागर जो एक मुद्दा हो रहा है वो है टेट टाट एग्जाम का, जो इतने उम्मीदवार इसके कारण परेशान हो रहे हैं। गुजरात सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण और एक सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस जो मिलना चाहिए उम्मीदवारों को वो अभी तक नहीं मिल पा रहा। तो दिलीप जी, पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, आपको गुजरात सरकार से क्या उम्मीदें हैं? क्या सरकार अगर आपकी बात सुन रही है, अगर नहीं सुन रही है तो क्यों सुननी चाहिए, अगर आप उस पर थोड़ा बताएं। देखा जाए तो गुजरात सरकार से उम्मीद तो बहुत सारी है, क्योंकि अगर लोगों ने चुना हुआ है तो जो सरकार है उम्मीद तो उसी से होगी। अगर बात करें ना तो मतलब कि गुजरात के अंदर इतिहास रहा है, आप पिछले 2014 से लेकर 2024 तक का इतिहास देखेंगे ना, खाली शिक्षक की भर्ती का नहीं, आप कोई भी भर्ती देखेंगे, मतलब जब भर्ती जाहिरात हुई और जो जाहिरात हुई उसके अंदर लोगों को नौकरी कब मिली, उसके बीच का टाइम पीरियड देखेंगे ना तो लगभग 5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसा होगा। उसके बीच में क्या होती है,
सबसे पहले आपका फॉर्म भराएंगे, परीक्षा ले लेंगे। परीक्षा के बाद आपका तीसरा आता है कि आप आंदोलन कर सकते हो कि नहीं। अगर आप में क्षमता है इस सरकार के सामने लड़ने की, आंदोलन करने की, गांधीनगर में आके डट के आवाज उठाने की, तो ही आपको नौकरी मिलेगी। शिक्षक के अंदर मैं बात करूं तो जब सरकार ने 3300 की भर्ती की आज से 2017-18 में, तो उसके लिए आंदोलन। फिर उसके बाद 2600 की भर्ती की तो उसके लिए आंदोलन। अभी जो 24,700 की भर्ती करने वाले हैं इसके लिए आंदोलन। इसके बाद देखा जाए तो तलाटी की भर्ती करते उसके अंदर भी आंदोलन होगा। बिन सचिवालय की भर्ती होगी उसके अंदर भी आंदोलन होगा। LRD पुलिस की भर्ती करेंगे उसके अंदर भी आंदोलन होगा। अभी हाल में ही फॉरेस्ट गार्ड के 800 जितनी पोस्ट है उसके अंदर जो भाई ने बोला कि मतलब कि CBRT जो पद्धति थी उसके अंदर सरकार ने बहुत सारे लूप होल्स है, रिजल्ट में, क्वेश्चन में, आंसर शीट में, मतलब कि बहुत सारे उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है, उसके अंदर भी आंदोलन चालू है। मतलब सरकार ऐसा नहीं चाहती मतलब कि चलो एकदम कुछ भी हो, मतलब कि अगर बंदा तैयारी कर रहा है गांधीनगर में रहकर, अपने परिवार से दूर रहकर, कैसे भी करके कोई भी स्थिति में भले पार्ट टाइम जॉब करके तैयारी करके लाइब्रेरी में 6-6 घंटे पढ़कर, उसका सपना क्या होता है कि मतलब आने वाले साल 2 साल में अगर सरकार भर्ती करेगी तो मेरे को 1 साल 2 साल के अंदर नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। अगर आप 2024 में कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मान के चलना गुजरात के अंदर आपको अगर सरकारी नौकरी सही में मिलेंगी ना, सब कुछ करने के बाद 2030 में, मतलब कि 6 साल आप तक खाली पढ़ाई करेंगे, फॉर्म भरेंगे, आंदोलन करेंगे, ये सब करेंगे, मतलब कि 6 साल तक आपको खाली यही करना है। तो सरकार से हमारी यही है, सरकार से मैं दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मतलब कि कोई भी विभाग हो, चाहे शिक्षण विभाग हो, चाहे GPSC हो, चाहे गौण सेवा पसंदगी बोर्ड हो, चाहे पुलिस बोर्ड हो, अगर आपको सही में विद्यार्थियों के साथ, गुजरात के आने वाले भविष्य के साथ, युवाओं के साथ अगर सही में न्याय करना है तो सबसे पहले आप जो लूप होल्स है, लूप होल्स कहाँ है पता है? मंत्री हो, अधिकारी हो, उनके बीच में क्या है, आपने बोलते ना कि कम्युनिकेशन का अभाव है। मंत्री जी कुछ और बोलते हैं, अधिकारी कुछ और बोलते हैं, उनके पीए कुछ और बोलते हैं, विभाग कुछ और बोलता है। जब ये पहिया घूमता रहता है ना तो उसके चक्कर में पिसाता कौन है? उम्मीदवार है। मंत्री जी बोलेंगे ऐसा होना चाहिए, अधिकारी बोलेंगे नहीं ऐसा होना चाहिए, फिर CM बोलेंगे नहीं ऐसा होना चाहिए, उसमें पिसा कौन रहा है? गुजरात का युवा। तो सरकार से यही अपील करता हूँ, आपको कोई भी विभाग में भर्ती करनी है, सबसे पहले आप नीति नियत जो भी रूल है स्पष्ट कर लीजिए कि अगर कोई भी भर्ती है कम से कम 1 साल के अंदर नौकरी मिल जानी चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती। सरकार से हमारी यही मांग है, कोई भी विभाग में भर्ती हो, स्पीड में हो और सही तरह से, पूरी तरह से पारदर्शी रूप से हो। हर एक उम्मीदवार को न्याय मिलना चाहिए, कोई भी हो। अगर आप शिक्षक की भर्ती का ले लो, कोई भी बोर्ड में ले लो, जब तक पारदर्शी रूप से सही तरीके से नहीं होगा तब तक, जो आपने बोला गुजरात मॉडल, तो गुजरात मॉडल की वास्तविक परिस्थिति यही है। गुजरात मॉडल भारत में दिखता कहाँ है? आप जो शाम के हो, जो प्राइम टीवी में आता है, जो बड़े बड़े टीवी डिबेट आते हैं, अब तक कभी गुजरात का कोई मुद्दा आया? गुजरात में शिक्षक भर्ती का आंदोलन का मुद्दा आया, फॉरेस्ट गार्ड का मुद्दा का आंदोलन आया? कभी नहीं आता है, आज तक नहीं आया। लेकिन अगर कोई दूसरे राज्य में होगा तो रोज डिबेट होगी। यहाँ पे डिबेट क्यों नहीं होती है? गुजरात के अंदर नकली 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 सब कुछ नकली पकड़ा गया, खाली मुख्यमंत्री नकली, बाकी सब नकली पकड़ा गए। तो सबसे पहले सरकार से यही मांग है, अगर आप जो भी लूप होल्स है, अगर सरकार इसके अंदर सुधार नहीं करेगी तो आने वाला जो गुजरात का भविष्य है ना, तो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड इससे और पीछे चला जाएगा। अगर आपने एजुकेशन सिस्टम की बात की, अभी कल ही सरकार की, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि गुजरात के पूरे भारत के अंदर टॉप 10 यूनिवर्सिटी में गुजरात की एक भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। गुजरात की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है गुजरात यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1949 में हुई है, उसका भी नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पता है सब जो भी पढ़ते हैं पैसा देके डिग्री ले रहे हैं। कोई कॉलेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बस नाम का BA, BCom, BSc, B.Ed सब कर रहे हैं, तो कहाँ से बच्चों का नाम आएगा? आप रिजल्ट देख लीजिए, मतलब कि जो भी सरकारी स्कूल हैं यहाँ, जैसे दिल्ली के सरकारी एजुकेशन सिस्टम में पूरे भारत के अंदर सबने बखान किया हुआ है। अभी जब वहाँ की पत्नी आई, उनकी वाइफ आई थी, तो कहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखने गए? दिल्ली का। गुजरात के अंदर बात करें, जब 2022 का चुनाव था तो आपने देखा होगा कि मोदी जी एक स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, मतलब कि डिजिटल स्कूल के अंदर आकर परमानेंट, मतलब कि तुरंत बनाकर फोटो पढ़ा के गए थे। तो पूरे गुजरात के अंदर आज तक एक भी ऐसी स्कूल नहीं है जिसके अंदर सभी बच्चे लैपटॉप में पढ़ाई कर रहे हैं और सामने शिक्षक LED बोर्ड पे पढ़ा रहा हो। एक भी स्कूल आज तक नहीं बनी है। 2024 आ गया है, सरकार ने बजट बना दिया है, घोषणा कर दी, मतलब ऐसा करने वाले, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट जमीन पर नहीं होता है। मतलब जो गुजरात मॉडल की बात होती है ना, खाली पेपर में होती है और हवाई होती है, धरातल पर उसकी वास्तविक परिस्थिति 0% भी नहीं है। आप कोई भी विभाग में देख लीजिए। युवराज सिंह जी, आप इन उम्मीदवारों के साथ दिन रात रहते हो, आप इनकी आवाज़ उठाते हो, साथ में आंदोलन में अपना खुद एक रोल निभाते हो।
आपका सरकार से क्या अपेक्षा है? आपको क्या क्या लगता है कि सरकार क्या कर सकती है? अगर करना चाहे नियत से तो क्या कर सकती है? सरकार को पहले तो बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में अभी एक चुनाव, राजस्थान में अभी जो चुनाव था उसमें आदरणीय यहाँ हमारे गुजरात के जो पुनता पुत्र बोलते हैं उसको, नरेंद्र मोदी साहब वो ऐसा बोले थे कि हम किसी यहाँ की जो रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी है, या वहाँ पे तब कांग्रेस थी, यहाँ की जो रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी है वो यहाँ के बच्चों के साथ अन्याय करती है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। यहाँ के जो पेपर लीकेज को जो माफिया है उसको संरक्षण देने का काम यहाँ की जो रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी है उसको करती है। हम यहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी बनेंगे तो पेपर लीकेज के जो माफिया है उसको पाताल में से ढूंढ के उसका हिसाब करेंगे, ऐसा बोलते थे। लेकिन गुजरात तब का गृह राज्य है, यहाँ के देश के जो मिनिस्टर है, देश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो गुजरात से आते हैं। आप राजस्थान में जो बोल रहे हो कि हम पेपर लीकेज के जो माफिया है उसको पाताल में से ढूंढ के उसका हिसाब करेंगे, तो गुजरात में आप कहां चले जाते हो? गुजरात में पेपर लीकेज की बात क्यों नहीं करते? माना जाए तो दरअसल देखा जाए तो राजस्थान में देखा जाए तो 22 या 24 पेपर लीकेज हुए हैं पिछले सालों में, लेकिन गुजरात में 33 पेपर लीकेज हुए। आप ऐसी एक बात यहाँ पे गुजरात में जब कैंपेनिंग करते हो इलेक्शन का, वहां पे भी बोल के दिखाओ ना। आप दूसरे राज्यों में गुजरात मॉडल की बात करते हो, गुजरात मॉडल ये भी देखा हो ना कि हम पेपर लीकेज में सबसे आगे, अग्रेसर गुजरात मॉडल है, ऐसा दिखाओ ना। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि आप चाहते हो कि हम यहाँ पे जो अच्छी बातें, हमारे कॉरपोरेट्स नाराज न हो जाए, यहाँ की जो एजेंसी है वो नाराज न हो पाए, हमने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है टीसीएस वो यहाँ से नाराज होकर चली न जाए। आप सिर्फ कॉरपोरेट कंपनियों का ही ख्याल रखते हो। आप कॉरपोरेट जो पूंजीपति है उसके ही दोस्त हो। यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो सिटीजन्स है, उसके साथ आपको कुछ लेना देने, वो जाए सब बाढ़ में जाए, हमारा काम बनता बाढ़ में जाए जनता, ऐसा यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर और जो होम मिनिस्टर है वो देखते हैं। ऐसा ही होता है यहाँ पे। हम कहना चाहते हैं कि जो हिपोक्रेसी है वो बंद की जाए। जो वास्तविक तौर पे आप जो बात दूसरे राज्यों में जो जाके बोलते हो उसका 10% या 20% गुजरात में भी सबसे पहले इंप्लीमेंट करके दिखाओ। हर बार गुजरात को ही क्यों एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है? गुजरात यहाँ की प्रयोगशाला है। गुजरात में हर अलग अलग विचार के प्रयोग यहाँ के गुजरात के जो युवा है उसमें किए जाते हैं। गुजरात के जो सीबीआरटी पद्धति, अभी उसके बाद भाई ने बोला ना, दिलीप भाई ने, तो सीबीआरटी पद्धति सबसे पहले गुजरात में आती है और उसको कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट बोला जाता है। और इसके साथ उसका जो नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ पता है आपको? मैं अभी फॉरेस्ट का एग्जांपल यहाँ का ताजा इसके लिए बता रहा हूँ। फॉरेस्ट में एक एग्जामिनेशन आई बाहर, नई रिक्रूटमेंट आई और उसका नाम था बिट गार्ड, गुजराती में बोलते हैं वन रक्षक। जो उसमें अप्लाइड कैंडिडेट थे 8 लाख और जो जिसने एग्जाम दिया वो थे करीबन 4.5 लाख बंदे थे जिसने एग्जाम दिया। और जो पद थे वो 823 है, 823 823 पद है उसमें। और उसके पद के लिए जो ये फर्स्ट फेज था वो प्रिलिमिनरी एग्जाम, हाँ बहुत बड़ा अंतर है। 823 पद के लिए 4 लाख लोग आपके यहाँ पे कंपटीशन में खड़े होते हैं। इसके पहले हमारे यहाँ तलाटी करके जो एग्जाम, उस जूनियर क्लर्क के जो एग्जाम था वो 2 रिक्रूटमेंट बाहर पड़ी थी 2018 में। तो उसमें देखा जाए ना तो 32 लाख फॉर्म भरे गए थे और जगह कितनी थी पता थे? पद कितने थे? सिर्फ 3000 पद के लिए 32 लाख लोग को, 32 लाख जो गुजरात के जो युवा धन है उसने उसमें अप्लाई किया था। और आप बात कर रहे हैं कि हम बेरोजगारी मिटा रहे हैं, हम गुजरात के युवाओं को रोजगार दे रहे। कहाँ का रोजगार दे रहे हैं? सबसे लोएस्ट कैडर की पोस्ट होती है जो तलाटी, हम उसको बोलते हैं ना पटवारी, सबसे लोएस्ट कैडर की पोस्ट होती है, उसका ग्रेड पे 1800 है। 1800 ग्रेड पे वाली सबसे गुजरात गवर्नमेंट की सबसे लोएस्ट कैडर की पोस्ट होती है। और उसके लिए इतने सारे बंदे हैं, गुजरात के जो युवा है वो रोजगारी के लिए वहां पे जा रहे हैं। वो क्या जाते हैं? उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। गुजरात गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देने में संपूर्ण निष्फल साबित हुई है, 110% संपूर्ण निष्फल साबित हुई है। हम गुजरात सरकार से और इसके साथ साथ केंद्र सरकार दोनों से कहना चाहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो सबसे पहले गुजरात में करके दिखाइए।
हर बार आप जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दीजिए। यहाँ के जो फॉरेस्ट गार्ड अभी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको जस्टिस दिलाइए, क्योंकि वो अभी रोड पे है। वो स्ट्रीट जस्टिस के माध्यम से आपके पास जस्टिस की गुहार कर रहे हैं। वो ये लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो सीबीआईटी पद्धति के द्वारा जो एग्जाम लिया गया था उसमें टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसमें टीसीएस के जो बंदे थे उसने जो मिस्टेक, सबसे पहला जो मिस्टेक था वो ट्रांसलेशन का था। 200 से ज्यादा ऐसी मिस्टेक हुई, ट्रांसलेशन की दिक्कतें आई, भूल आई, टेक्निकल ग्लिच आई कि जो पर्टिकुलर जो ट्रांसलेशन होना चाहिए वो नहीं हुआ, और इसके वजह से यहाँ के बंदे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लाए कि हम उसमें जो अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था, जो एक दिन में 3 शिफ्ट होती थी, सवेरे, दोपहर और शाम, वो 3 शिफ्ट होती थी। और उसके साथ देखा जाए तो 45 शिफ्ट में ये पेपर लिया गया 823 पद के लिए। और इसमें हुआ क्या, 823 पद के लिए जो एग्जाम लिया गया था उसमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में अप्लाई करके जो बंदा 150 मार्क लाया था, 200 मार्क की एग्जामिनेशन थी, 150 लाया गया, वो मेरिट में इन नहीं है। जो 120 लाया था वो मेरिट में इन है। ऐसा कैसे नॉर्मलाइज हो गया, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम, इतना ही ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम गुजरात गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की जो गवर्नमेंट है उसको अच्छा लग रहा हो तो हम ये बोल रहे हैं कि जो आपकी इलेक्टोरल प्रोसेस जो है उसमें भी ये सीबीआईटी दाखिल कर दीजिए, उसमें भी ये प्रोसेस दाखिल कर दीजिए। जो आप हम बोलते हैं ना जनप्रतिनिधि, तो हमारा भी जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा हो, हमारा जनप्रतिनिधि अंगूठा छाप न हो, हमारा जनप्रतिनिधि शिक्षित हो, अशिक्षित न हो, हम भी चाहते हैं ना, तो उसमें ये सीबीआईटी दाखिल कर दीजिए, सीबीआईटी के तरफ उसकी भी परीक्षा लीजिए। लेकिन ये लोग नहीं करेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट कभी भी नहीं होगा, ये इलेक्टोरल प्रोसेस में कभी भी चेंज नहीं करेंगे। उसकी रिक्रूटमेंट जो पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट होती है वो सही तरह से होगी। जिसके डेट बोला जाएगा ना ये इलेक्शन का डेट है, उसी टाइम इलेक्शन हो ही जाएगा। जब भी बोलेगा कि भाई ये इलेक्शन का डेट के साथ इसका रिजल्ट का डेट भी अनाउंस हो जाता है, उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात हो तो डेट 2022 में अनाउंस हुआ था, अभी तक फॉरेस्ट बीटगार्ड का एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट नहीं आया है। क्यों? क्योंकि इसको ये दरकार ही नहीं है, उसको उसकी चिंता ही नहीं है। उसका प्रोसेस सही तरह से चलना चाहिए। मैंने बोला था ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसा उसका बिहेवियर है। हम ये चाहते हैं कि बिहेवियर चेंज होना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होना चाहिए। और यहाँ के जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है होती है गुजरात में, वो पेपर लीकेज की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। पेपर में जो दिखाया जाता है वो कुछ अलग है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हाथी के दांत चबाने के और दिखाने के अलग होते हैं, यहाँ की गुजरात गवर्नमेंट के भी ऐसा ही है। गुजरात मॉडल के जो हाथी के दांत होते हैं वो दिखाने के अलग है, रियलिटी ऑफ गुजरात मॉडल है वो अलग है। उस दोनों का फर्क सबको पता चलना चाहिए। सभी राज्यों, जो गुजरात के अलावा जो राज्यों है, सभी भारतवासियों को ये पता चलना चाहिए कि गुजरात मॉडल कैसा है। पहले पेपर लीकेज होते थे, लेकिन जब से सरकार ने उसके ऊपर नया कानून लाया तो पहले तो चलो जो गुजरात के युवा थे वो पेपर लीकेज में फंस जाते थे, लेकिन अभी सरकार नई पॉलिसी लाई है। हम आपकी परीक्षा तो लेंगे लेकिन सही से नहीं लेंगे, आपको लटका के, भटका के और भरमा के रखेंगे। फॉर्म तो भरवा लेंगे लेकिन सही समय पर एग्जाम नहीं लेंगे, एग्जाम ले लेंगे तो रिजल्ट नहीं देंगे, रिजल्ट दे देंगे तो भर्ती नहीं करेंगे। मतलब कि पहले तो चलो पेपर लीक होता था, डर रहता था चलो पेपर लीक होगा तो क्या होगा, चलो पेपर लीक 2-3 साल से नहीं हो रहा है, लेकिन भर्ती ही नहीं हो रही है। जो भर्ती पहले लेट होती थी अब उससे ज़्यादा लेट हो रही है। तो सरकार गुजरात के युवा को खाली लटकाती है, भटकाती है और भरमाती है। तो सरकार से मैं दोनों हाथ जोड़कर फिर से आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी कैंडिडेट हैं, कोई भी विभाग में हो, अगर गुजरात को आपको सही में पूरे भारत के अंदर मॉडल स्टेट के रूप में अगर प्रस्तुत करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो भी लूप होल्स है सिस्टम में, अगर उसमें सुधार नहीं होगा तो मेरी बात आप लिख कर ले लीजिए कि आने वाले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद गुजरात की हालत बिहार और झारखंड से भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो ये थे युवराज सिंह जाडेजा और दिलीप जी, जिन्होंने विस्तार रूप से गुजरात के एजुकेशन सिस्टम पर बात की। जो टीवी अखबारों पर दिखाया जाता है कि गुजरात कितना प्रगतिशील है, बिजनेसेस आ रहे हैं, बहुत सारे रोड्स बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, हम इसी को विकास कह लेते हैं, जो कि विकास नहीं है। और स्कूल, शिक्षा,
टीचर्स, छात्र, इन सब सारे मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है। सरकार को इनकी यही गुहार है कि सरकार इनकी बात सुने। जो पेपर फूट हो रहे हैं, जो एग्जाम में धांधली देखने को मिल रही है, जो टीचर्स के रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं, और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन सब चीजों पर सरकार ध्यान दे। सरकार इन सब चीजों को और अच्छी तरह से जागरूकता से इन सब चीजों पर बात करें। शुक्रिया वाइब्स ऑफ इंडिया देखने के लिए।